Good morning, student. Today we are going to discuss the second part of the chapter agriculture. So let's see the major crops in India. A variety of food and non-food crops. Okay, I repeat again, a variety of food and non-food crops. That means there are two types of crops. Food crops and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices. तो हमारे पूरे इंडिया की बात अगर करते हो तो यहाँ पे दो प्रकार के क्रॉप को लिया जाता है। एक तो फूड क्रॉप होता है जो कि खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और एक नॉन फूड क्रॉप होता है जिसको हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते, दूसरी यूटिलिटी होती है उसकी। तो इनका जो पैटर्न या इनका जो वेरिएशन आपको पूरे कंट्री में देखने को मिलता है, तो इसके लिए देयर आर थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। हमारे यहाँ का सॉइल पैटर्न, climate and cultivation practices by the farmers peoples, right? So this is the very important point at the beginning of the major crop. So second thing here, major crops grown in India, कौन से वो major crops है जो हमारे इंडिया में क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। तो इसमें फूड और नॉन फूड टाइप के दोनों क्रॉप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करते हैं राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट एटसेट्रा, राइट। तो ये सभी हमारे मेजर क्रॉप्स है। तो वन बाय वन इस क्रॉप को देखेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे राइस का पिक्चर दिख रहा है आपको। तो राइस कुछ इस टाइप का होता है जब उसको कल्टीवेशन करते हैं हम, और जब हमारे घर में आ जाता है तो आपको पता ही है। तो राइस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड मेजोरिटी ऑफ द पीपल यूज इन इंडिया। तो देखिए इट इज स्टेपल फूड क्रॉप बोला है इसको, मतलब ये खाने में सबसे ज़्यादा पोर्शन में पाया जाता है, मतलब डोमिनेंट होता है ये, राइट। जब हम डेली लाइफ में रोज़ मतलब जब हम क्या करते हैं, मील लेते हैं, फूड को लेते हैं, तो इसमें इसकी जो क्वांटिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल अगर इंडिया की बात की जाए तो ओवरऑल इंडिया के लोग इसको एज एन स्टेपल फूड, स्टेपल क्रॉप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, स्टेपल फूड यूज़ करते हैं रोज के भोजन में। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद भी दुनिया में हमारी जो कंट्री है इंडिया जो है वो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री। ये बात याद रखना है आपको। It is kharif crop which requires high temperature above 25 degree Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 सेंटीमीटर। तो देखो किसी भी क्रॉप को जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस सीज़न में लिया जाता है, ये लिखना है। उसके बाद में उसको टेम्परेचर कितना लगता है। जैसे राइस की बात करें हम तो ये खरीफ सीज़न में लिया जाता है, खरीफ क्रॉप है ये। इसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड उससे अबव लगता है, मतलब इंडिया के मैक्सिमम इंडिया का जो एरिया है तो ये टेम्परेचर मिल जाता है इंडिया में आपको। एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। और एनुअल रेनफॉल की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इस क्रॉप के लिए 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है। तो इंडिया के मैक्सिमम पोर्शन में नाउ डेज राइस को ग्रो किया जाता है। तो आप बोलोगे सर कि इंडिया में ऐसे भी कोई रीजन्स है जहाँ पे बहुत लो रेनफॉल होता है, तो क्या वहाँ पे इसको लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। उसको लो रेनफॉल वाले एरिया में भी इसको लिया जा सकता है। अगर वहाँ पे प्रॉपरली आप इरिगेशन फैसिलिटी को क्या कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, इरिगेशन की व्यवस्था है वहाँ पे, तो इसको लिया जा सकता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो राइस कहाँ पे ग्रो किया जाता है? इंडिया के नॉर्थ साइड में जो प्लेन है, गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, राइट, उस प्लेन में इसको लिया जाता है। कोस्टल लाइन में भी लिया जाता है, ईस्ट कोस्ट लाइन, वेस्ट कोस्ट लाइन में भी इसको लिया जाता है, और डेल्टाइक रीजन में भी लिया जाता है। डेल्टाइक रीजन का मतलब जो हमारी बड़ी बड़ी रिवर्स है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कृष्णा, कावरी, महानदी वगैरह, तो ये रिवर्स क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले वहाँ पे डेल्टा रीजन को क्रिएट करती है, और वहाँ पे मैक्सिमम फर्टाइल अल्यूवल सॉइल होती है। तो इससे पता चलता है कि राइस का मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो अल्यूवल टाइप की सॉइल भी होता है, और बाकी इंडिया के बाकी रीजन में भी होता है। तो वहाँ पे कुछ सॉइल का पैटर्न अलग सा है, ये बात आपको पता ही है, हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है इसको। तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन होता है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है।
So development of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, part of Rajasthan। देखो जहाँ तक हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, फिर भी यहाँ पे राइस जैसे कमर्शियल क्रॉप को लिया जाता है, स्टेपल फूड क्रॉप को लिया जाता है। तो ऐसा कैसे? तो यहाँ पे जो इरिगेशन की फैसिलिटी है ट्यूबवेल्स के थ्रू या दो कैनल्स वगैरह है, तो उसके थ्रू यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इरिगेशन को प्रोवाइड किया गया, और इसीलिए लो रेनफॉल वाला एरिया होने के बावजूद यहाँ पे राइस को लिया जाता है। तो एक फैक्ट मैं बता दूँ यहाँ पे आपको, पंजाब हरियाणा या यूपी वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे जनरली जो मेन फूड क्रॉप है तो उसको वीट को लिया जाता है, लेकिन आज की डेट में कैसे राइस को कंज्यूम मैक्सिमम लोग करते हैं और राइस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो राइस को एज एन कमर्शियल क्रॉप वहाँ पे लिया जाता है। ये फैक्ट याद रखना है और इसको कोड भी करना है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और राइस और वीट को पूछा ही जाता है एग्जाम में, ये बात याद रखिए आप यहाँ पे। सेकेंड मेजर क्रॉप इज वीट। तो पिक्चर में देख रहे हो आप, वीट कुछ इस टाइप का होता है जब कल्टीवेशन करते हैं उसको। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। तो खाने में यूज होने वाला ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है हमारे इंडिया में, मैक्सिमम लोग इसको खाते हैं, मतलब भोजन के लिए यूज करते हैं। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो वीट है, तो वीट फूड क्रॉप किस एरिया में मेन है? तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, यूपी का वेस्ट वाला पोर्शन, और नॉर्थ का पूरा गंगा जो प्लेन है, वहाँ पे वीट का क्या किया जाता है, वीट को ग्रो किया जाता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जाता है। एमपी का जो हिस्सा है, मैक्सिमम एमपी के हिस्से में बहुत ज़्यादा वीट को लिया जाता है और बहुत अच्छे क्वालिटी का वीट होता है यहाँ पे, हरियाणा पंजाब एमपी वाला। ये बात याद रखना है आपको यहाँ पे। दिस इज रबी क्रॉप रिक्वायर कूल ग्रोइंग सीजन। देखो ये रबी क्रॉप है, लास्ट वाला खरीफ था, ये रबी है, तो रबी से पता चलता है इसको विंटर सेशन में लिया जाता है, और विंटर में बहुत जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, कूल होता है, और ब्राइट सनशाइन भी होता है। तो वीट क्रॉप का ये रिक्वायरमेंट ही कि उसको कूल कूल एनवायरनमेंट चाहिए, कूल सीजन चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब सनलाइट बहुत अच्छा चाहिए। तो इस सीज़न में हम क्या कर सकते हैं, इसको वीट को ग्रो कर सकते हैं। रेनफॉल कितना चाहिए? तो 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल से काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं चाहिए, सिर्फ कूल एनवायरनमेंट चाहिए, कूल सराउंडिंग चाहिए, ये बात याद रखना है। और जब इसको निकालते हैं तब ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। सो द गंगा सतलज प्लेन, जहाँ पे हरियाणा पंजाब की बात की हमने, नॉर्थ वेस्ट जो पोर्शन है, वेस्ट पोर्शन ऑफ यूपी है। डेक्कन रीजन में ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, विच आर द टू इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया वेयर द व्हीट इज ग्रोन। तो भारत के ऐसे दो कौन से इम्पोर्टेंट रीजन है जहाँ पे व्हीट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में। तो यहाँ पे पहला है गंगा सतलज प्लेन, ये आपको याद रखना है सर। तो ये नॉर्थ साइड में है, कहाँ पे? नॉर्थ साइड में। और दूसरा है डेक्कन रीजन, जहाँ पे ब्लैक सोइल है, लास्ट चैप्टर में देखा था। तो ये इंडिया के टू मेजर रीजन है जहाँ पे व्हीट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है और लिया जाता है। पंजाब हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ द एमपी, ओके, वेयर द व्हीट कैन बी ग्रो। तो व्हीट को यहाँ पे ग्रो किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इसके लायक जो मतलब फेवरेबल कंडीशन जिसको बोलते हैं बहुत अच्छी पाई जाती है। और व्हीट एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट दिस। तो अभी पिक्चर में आपको मिलेट्स दिख रही है, तो इसका मतलब अभी हम मिलेट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो पिक्चर में जैसे देख पा रहे हो आप, तो अलग अलग वेराइटी की यहाँ पे मिलेट्स देखने को मिलती है आपको। जैसे बाजरा है, उसको कॉर्न मिलेट बोलते हैं, चिनाई है मिलेट, वर्ग्यू मिलेट्स है, फिंगर मिलेट्स है, सोरगम है, जवार है। तो ऐसे बहुत सारी मिलेट्स हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग जगह पे अलग अलग पैटर्न में देखने को मिलती है। सो लेट्स सी मिलेट। सो जवार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट मिलेट्स कौन सी है इंडिया में, राइट। तो इसमें जवार, बाजरा, रागी ये आंसर होगा उसका। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो इसका हमारे खाने में
क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए रोज़ के खाने में अलग अलग मिलेट्स होनी चाहिए। रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन। देखो वन बाय वन इसमें से हम डिस्कस करेंगे। तो रागी जो होती है वो आयरन कैल्शियम में बहुत ज़्यादा रिच होती है, और बाकी जो अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। So ragi is a crop of dry region and grown well on red, black, sandy, loamy and shallow black soil. ओके, तो यहाँ पे देखिए सॉइल का पैटर्न कैसा होना चाहिए जहाँ पे रागी को ग्रो किया जा सकता है। तो ड्राई रीजन होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल वाला रीजन इसको नहीं चाहिए, राइट। और ड्राई मौसम में इसको लिया जा सकता है। ग्रोन वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी सॉइल पैटर्न, जहाँ पे जैसे हमारे सदर्न पार्ट में ये पैटर्न देखने को मिलता है आपको, राइट। और नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ स्टेट में भी ये पैटर्न देखने को मिलता है आपको। इवन कुछ सेंट्रल हाईलैंड में भी ये पैटर्न देखने को मिलता है आपको। तो इस वाले रीजन में रागी को क्या किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेट किया जा सकता है। सो देखिए, जैसे मैंने बताया, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, तो इन स्टेट्स में रागी को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। सो ज्वार के बारे में बात करेंगे कि इसको सोरगम भी बोलते हैं। इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरियाज एंड प्रोडक्शन। तो इन दिनों में देखा जाए तो ज्वार का प्रोडक्शन उतना तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ज्वार को हम थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप बोलते हैं, खाने में इसका मैक्सिमम यूज़ होता है। अगर मतलब पूरे देश में जो कल्टीवेशन होता है अलग अलग मेजर क्रॉप्स का, तो इसमें थर्ड नंबर पे स्टैंड करता है ये ज्वार। इट इज़ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ओके, तो ये जो ज्वार का क्रॉप है, तो इसको ड्राई मतलब जहाँ पे बहुत लो रेनफॉल होता है, या 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जहाँ पे होता है, अबाउट 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो ऐसे एरिया में इसको क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। मतलब ये ऐसा क्रॉप है और थर्ड मेजर क्रॉप है हमारे फूड के लिए, कि इसको बहुत ज़्यादा रेनफॉल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये याद रखना है यहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू राइस, वीट, इसको रेनफॉल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट आर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का मेजर ये क्या है, फूड क्रॉप है। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, तो ये स्टेट से याद रखना है आपको। देखो एग्जाम में कोई भी क्रॉप पूछ ले तो आपको स्टेट के नेम तो बताना ही पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेट में लिया जाता है उसको। तो ये याद रखिए, ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसको लिया जाता है मेनली। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो बाजरा की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसके लिए सैंडी सॉइल चाहिए, मतलब इसको राजस्थान में लिया जा सकता है। शैलो ब्लैक सॉइल मतलब डेक्कन प्लेटू में भी इसको लिया जा सकता है। एंड राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया, तो ये सभी मिलेट्स में आते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा। अभी बात करेंगे हम मेज की। तो जैसे पिक्चर में देख रहे हो, मेज कुछ इस टाइप का होता है। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज द फूड एंड फॉटर। तो ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और एज एन फूडर हमारे जो कैटल्स होते हैं उनको खिलाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो दोनों के लिए काम आता है ये, इंसानों के काम का भी है और जानवर के काम का भी है ये। It is kharif crop which requires temperature between 21 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये खरीफ मौसम में लेने वाला आने वाला क्रॉप है, खरीफ सीजन में लेते हैं इसको, और इस टेम्परेचर की जो रेंज है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। ग्रो वेल इन द ओल्ड अल्यूवल सॉइल। देखो जैसे हमने अल्यूवल सॉइल को पढ़ा था, ओल्ड अल्यूवल और न्यू अल्यूवल, राइट। तो ओल्ड अल्यूवल टाइप के सॉइल में इसको लिया जा सकता है। मतलब ये जो रिवर के अपर कोस्ट होती है, अपर कोस्ट वाले रीजन में इसको लिया जाता है। ग्रो वेल इन ओल्ड अल्यूवल सॉइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए। तो ये वाला रीजन कहाँ पे पाया जाता है, बिहार मेज, बिहार, इन बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो। देखो खरीफ क्रॉप की बात की थी कि जनरली इसको खरीफ में लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स है या रीजन है इंडिया में जहाँ पे इसको रबी सीजन में भी लिया जा सकता है। मतलब ये क्रॉप रबी और खरीफ दोनों सीजन में आता है, ये बात क्लियर है यहाँ पे। तो इसमें बिहार का एग्जांपल याद रखिए कि बिहार में इसको रबी में भी लिया जा सकता है।
For high production, use of हाई यील्ड वेराइटीज फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन इज प्रमोटेड। तो इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए कैसे हाई यील्ड वेराइटीज को लोग यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर और इरिगेशन जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। इरिगेशन अगर है तो मेज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लिया जा सकता है। तो कौन कौन से एरिया है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, तेलंगाना एंड एमपी, राइट। तो यहाँ पे मेज को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है और लिया जाता है। मेनी फॉर्म्स ऑफ मेज इज यूज फॉर द फूड स्टार्च बेसिस, ओके। तो इसमें से जनरली कौन सा कंटेंट होता है, स्टार्च कंटेंट होता है। उस स्टार्च कंटेंट के आधार पे जो मेज होते हैं वो अलग अलग पर्पज से यूज़ किया जाता है और ग्रो किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, शायद ये एग्जाम में पूछ ले, राइट। सो फ्लोर कॉर्न काफ़ी फेमस होते हैं। पॉपकॉर्न आपने सुना होगा, तो ये काफ़ी फेमस कॉर्न्स है। डेन कॉर्न्स, flint corns, right? Sweet corns, waxy corns, माइलोमाइज कॉर्न या पॉड कॉर्न। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्च, राइट। तो इसमें जो स्टार्च का जो बेसिस होता है, स्टार्च का जो पैटर्न होता है या प्रोपोर्शन होता है, उसके आधार पे इसको अलग अलग टाइप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, राइट, इसको याद रखिए आप। सेकेंड थिंग इज पल्सेस। तो हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप की पल्सेस पाई जाती है। तो पल्सेस हमारे डेली लाइफ में जो हम फूड लेते हैं तो फूड में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो इसमें अलग अलग आपको पिक्चर में दिख रही है पल्सेस, तो इसका आप स्निप ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से रेफर कर सको। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो पल्सेस में देखेंगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और शायद एक लास्ट ईयर में पूछा भी गया था क्वेश्चन। सो कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एज वेल एज कंज्यूमर भी है, कैसे, हाउ। तो ये सेंटेंस तो यहाँ पे पहले ही आ गया। अगर पल्सेस के बारे में लिखना होगा आपको तो ये बताना पड़ेगा कि इंडिया एक एरेबल, जिस टाइप की एरेबल लैंड है इंडिया में, तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और लोग जिस तरह से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑन दैट बेसिस हमारे यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। और वो इंडिया में क्लाइमेट पल्सेस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, और यहाँ की जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। उसके कारण इंडिया में बहुत ज़्यादा पल्सेस को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, इंडिया कंज्यूमर भी बहुत बड़ा है बोलते वर्ल्ड में, मतलब इसको यूज़ करने वाला। तो इसका तो सिंपल सा रीज़न है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पॉपुलेशन है। तो इंडिया प्रोड्यूस करेगा तो मैक्सिमम उसको कंज्यूम भी करेगा। मतलब अगर वो इसको एक्सपोर्ट किया कर दिया तो क्या फिर दूसरे कंट्री से परचेज भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो इंडिया में पल्सेस इतनी ज़्यादा होते हुए भी हमको पल्सेस को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर देश से। तो ये बात यहाँ पे याद रखना है आपको कि whether the production of pulses is very high in India, but ये सफिशियंट नहीं है हमारे पॉपुलेशन के नीड को पूरा करने के लिए, इसीलिए हम पल्सेस को इंपोर्ट भी करते हैं। दैट्स वाई वी कैन से हियर इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, ओके। तो ये याद रखना है आपको। सेकेंड थिंग, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। तो जो भी लोग इसको खाते हैं तो ये प्रोटीन का सोर्स होता है, जो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये याद रखिए आप। सेकेंड थिंग, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे कि सब लोगों की भोजन में तूर होती है, राइट, उसको अरहर भी बोलते हैं इंडिया के कुछ पार्ट में। उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये सभी जो पल्सेस है वो मेजर पल्सेस है हमारे इंडिया में। All these crops except arrow helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है पल्सेस के बारे में। तो जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किए, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम्स और तूर का, तो इसमें अगर तूर को छोड़ दिया जाए, अरहर को छोड़ दिया, तो बाकी सभी जो क्रॉप्स है पल्सेस वाले, राइट, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी सॉइल होती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में मदद करती है, क्योंकि एयर में से नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम, नाइट्रो फिक्सेशन बोलते हैं इसको हम।
तो ये प्रॉपर्टी होती है इन सभी क्रॉप्स की, तो उसके कारण सॉइल में जो नाइट्रोजन को मेंटेन किया जाता है और नाइट्रोजन का जो प्रोपोर्शन होता है वो कम नहीं होने दिया जाता है। तो इसीलिए अल्टरनेट इस क्रॉप को बाकी क्रॉप के साथ में स्ट्रिपिंग क्रॉपिंग मेथड से इसको लिया जाता है, ताकि उस सॉइल में नाइट्रोजन के कंटेंट प्रॉपरली बने रहे, मेंटेन रहे। तो ये बात याद रखिए यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। सो देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप, जैसे मैंने बताया आपको कि दूसरे क्रॉप के साथ में रोटेशन मेथड से इसको लिया जा सकता है। कहाँ पे ग्रो किया जाता है पल्सेस को, तो इसमें एमपी सबसे आगे है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो ये याद रखिए आप। ट्रेडिशनली अरहर वैरायटीज लाइक, देखो यहाँ पे कुछ अरहर की वैरायटीज है, तूर की वैरायटीज दी है, C11, बाहर, लक्ष्मी एंड ग्वालियर 3। तो ये काफ़ी फेमस वैरायटी है हमारे इंडिया में सीड की। तो इन सीड्स को क्या किया जाता है, मतलब सोन किया जाता है टू टेक दिस क्रॉप, इस क्रॉप को लेने के लिए, और सोन इन रेन फेड एंड ड्राई एरियाज। देखो जहाँ पे मतलब ड्राई एरिया है या बहुत कम रेनफॉल होता हो, तो ऐसे एरिया में इन वेराइटीज़ को यूज़ किया जाता है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि जब मतलब वेंडर के पास में जाते हैं, मानसून प्री मानसून जब स्टार्ट हो जाता है, तो वेंडर पूछता है आपको कि आपकी जो लैंड है वो कैसी है, मतलब वहाँ पे इरिगेशन अवेलेबल है कि नहीं है। तो उस आधार पे सीड्स को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जिस एरिया में बहुत अच्छा इरिगेशन है उसके लिए दूसरी क्वालिटी होती है, हाई यील्ड वेराइटीज़ होती है। हाई यील्ड वेराइटी बहुत मैक्सिमम प्रोडक्शन देती है आपको। और जो रेन फेड एरिया होता है या ड्राई एरिया होता है जहाँ पे इरिगेशन की व्यवस्था ना हो, तो ऐसे एरिया के लिए ये C11, बाहर, लक्ष्मी एंड ग्वालियर 3 ये वेराइटीज़ आती है। ये याद रखना है आपको यहाँ पे। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो इस पॉइंट को आप इंक्लूड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो कब लिया जाता है, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ जून, जून के पहले पहले जो मानसून वाली शावर आती है तब इसको सोइंग किया जाता है विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून, मानसून के शुरुआत में। एंड कल्टिवेटेड इन जनवरी, जनवरी में इसको कल्टीवेट कर दिया जाता है। तो इस ये जो अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 200 टू 280 डेज की मैच्योरिटी होती है इस क्रॉप की। तो इससे पता चलता है कि ये अबाउट 3 मंथ का क्रॉप है, राइट। मतलब 3 मंथ का मतलब इसमें आप दोबारा भी ले सकते हो इसको, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूरेशन जो दिया है वो 280 का दिया है यहाँ पे, राइट। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे। अभी हम बात करेंगे कि फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो अभी तक जितने भी क्रॉप्स को हमने डिस्कस किया वो सभी ग्रेन के फॉर्म में थे, राइट। तो अभी और भी कुछ फूड क्रॉप्स है जो मतलब ग्रेन के फॉर्म में नहीं आते। तो इसमें कमर्शियल यूज होता है शुगर केन का। शुगर केन की बात करेंगे, यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो आप, शुगर केन कुछ इस टाइप से दिखता है। इट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो देखो इंडिया ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में ही आता है, तो 101% इंडिया में शुगर केन को लिया जाता है। इट ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 टू 100 सेंटीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, पहला भी दूसरा भी, कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। इंडिया पूरी तरह से इस जोन में आता है और इंडिया में 21 डिग्री सेल्सियस के अबव ही टेम्परेचर देखा जाता है आपको। तो ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है इसको, हॉट और ह्यूमिड। तो यह इस टाइप का टेम्परेचर या क्लाइमेट आपको इंडिया में देखने को मिलता है। रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। तो पूरे इंडिया की अगर बात करें आप, तो यहाँ पे एनुअल 100 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल तो होता ही है हमारे यहाँ, इससे ज़्यादा होता है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। तो जहाँ पे मतलब लो रेनफॉल होता है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अगर है तो वहाँ पे भी शुगर केन को लिया जा सकता है। इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। देखो यहाँ पे एक खास बात है कि इस क्रॉप को मैन्यूअर लेबर की बहुत ज़रूरत होती है। जब इसको मतलब आप कल्टीवेट करते हो तब से इसको हार्वेस्ट करने तक, राइट। मतलब सोइंग से लेके कल्टीवेशन पूरा हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस होती है इसकी, तो ये मैनुअल लेबर प्रोवाइड करके ही की जा सकती है। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो नंबर 1 पे ब्राज़ील कंट्री है और ब्राज़ील के बाद में अगर कोई आता है तो इंडिया है। सो इट इज़ मेन सोर्स ऑफ शुगर। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं
शुगर केन के प्रोडक्ट्स। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन क्रॉप, राइट। सो शुगर इज द प्रोडक्ट, गुड़ या जागरी बोलते हैं, एंड खंदर सरी, तो ये एंड मोलासिस, ये सभी इसके क्या है प्रोडक्ट्स है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हम कुछ जैसे अलग अलग जो मतलब खाने के लिए जो चीज़ें बनाते हैं उसमें शुगर को यूज़ किया जाता है उसके साथ में। और कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि जो एनिमल्स के लिए वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी इससे क्या किए जाते हैं फॉर्म किए जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे याद रखना है, शुगर, गुड़, खंड सरी एंड मोलासेस, ये देयर आर द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें यूपी का पहला नंबर आता है, उसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और पंजाब हरियाणा में भी शुगर केन को लिया जाता है, राइट। तो पंजाब, बिहार, हरियाणा, यहाँ पे शुगर केन को, ये तो कमर्शियल ही क्या है पूरा का पूरी तरह से क्रॉप है, फूड क्रॉप होने के बावजूद। तो ये बात यहाँ पे याद रखिए आप। बात करेंगे हम ऑयल सीड्स की, तो आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग ऑयल सीड्स आपको देखने को मिल रही है। जैसे कास्टर सीड्स हो गया, ग्राउंड नट हो गया, इसको जावा एंड गोल्ड भी बोलते हैं, जात्रोपा सीड्स है, कालुंजी है, मस्टर्ड्स है, राइट, सनफ्लावर वगैरह है, सोयाबीन है। तो इसका भी स्निप लेके रखिए आप, और बाकी की प्रॉपर्टी एक एक अलग से आप लोगों को इंफॉर्मेशन इसकी भी निकालनी है। जो सिलेबस में दिया है उसको तो मैं कवर कर ही रहा हूँ। सो ऑयल सीड्स में देखेंगे हम कि डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। तो हमारे इंडिया का जो टोटल क्रॉप एरिया जिसमें अलग अलग क्रॉप लिए जाते हैं, तो उसके 12% एरिया में ये ऑयल सीड्स को लिया जाता है, राइट। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटेंस अबाउट द ऑयल सीड्स। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंड नट। देखिए इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स है, तो उसमें कौन कौन सी आती है, ग्राउंड नट आता है, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसामम दैट इज तिल, तिल बोलते हैं इसको, सोयाबीन, कास्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लीन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिएबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम। तो इसमें से मैक्सिमम को हम खा भी सकते हैं, राइट, खाने लायक भी होते हैं। और दूसरी बात, इसको हम किचन में यूज करते हैं एज एन कुकिंग मीडियम, राइट, कुकिंग के लिए इसका यूज होता है। हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। तो इनमें से कुछ ऑयल सीड्स ऐसे भी है जिसको हम अलग अलग प्रोडक्शन के लिए एज एन रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे सोप का प्रोडक्शन करना हो या कुछ कॉस्मेटिक्स बनाना हो या ऑइंटमेंट्स बनाना हो, तो इसमें एज एन रॉ मटेरियल इन ऑयल सीड्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर हम बात करें डेटा 2014 की, तो इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2014 के डेटा ये बताते हैं कि इंडिया का सेकेंड नंबर लगता है ऑयल सीड के प्रोडक्शन में, जिसमें हम ग्राउंड नट की स्पेशली बात करते हैं। तो ग्राउंड नट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना इंडिया। In the rapeseed production, India was the third largest producer in the world after Canada and China. अगर हम रैपीसीड्स की बात करते हैं तो कनाडा और चाइना के बाद में इंडिया का थर्ड नंबर लगता है। ग्राउंड नट की जो बात की हमने, ग्राउंड नट इंडिया सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। तो ये खरीफ क्रॉप है और इसीलिए एग्जाम में पूछा भी जाता है ये, एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स। और जितनी भी अभी ऑयल सीड्स की हमने बात की, तो इसमें से मोर देन 50% ग्राउंड नट को लिया जाता है पूरे कंट्री में। तो इसके लिए गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, फॉलोड बाय द राजस्थान एंड तमिलनाडु। 2015-16 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो गुजरात सबसे आगे था, राजस्थान और तमिलनाडु को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में। तो लीनीस एंड मास्टर्स आर द रबी क्रॉप, जहाँ पे हम लीन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स की बात करते हैं, तो ये रबी क्रॉप्स है। देखो यहाँ पे ये बहुत ही समझने के लिए आसान है, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा सा कभी कंफ्यूज हो ही जाता है। तो इसीलिए आप एक टेबल बना लेना, टेबल में नेम ऑफ सीड्स, उसके बाद में इसका सीजन, क्रॉपिंग सीजन, मतलब एक खरीफ है कि रबी है, इसका एक टेबल बना लीजिए आप लोग। और इसको, और उसके बाद में स्टेट तो आसानी से याद हो जाएंगे आपको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये कौन से सीड्स, किस टाइप के सीड्स है, और दूसरी बात ये कौन से मतलब सीजन में लिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में।
So lean seeds and mustards are रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, जनरली साउथ इंडिया में लिए जाते हैं। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप, और इसमें जो कैस्टर की बात कर रहे हैं हम, तो ये दोनों सीजन में लिया जाता है। एक तो रबी सीजन में भी लिया जाता है और खरीफ सीजन में भी लिया जाता है, इसीलिए इसको रबी और खरीफ क्रॉप दोनों बोलते हैं हम। सो इट वॉज ऑल अबाउट द ऑयल सीड्स। तो जैसे आप पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर में, राइट, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट, और एक प्रॉपर कस्ट्यूम है इन लोगों का, सब लोगों ने सर पे कैप पहनी हुई है, बहुत छतरी जैसी, राइट। और यहाँ पे एक गार्डन दिख रहा है, ग्रीन गार्डन, राइट। तो आपके दिमाग में अब ये पिक्चर से याद तो आ चुका होगा आपको कि किस टाइप का गार्डन है। तो आपको से टी गार्डन है, और टी गार्डन देखो इस पिक्चर में देख पा रहे हो आप, तो हिल वाला रीजन है, राइट। दोनों हिल के साइड में जो बीच वाला रीजन है, तो इससे ये भी पता चलता है कि इस क्रॉप को किस एरिया में लिया जा सकता है। और हिल से आपके दिमाग में आया होगा कि वहाँ का लैंड पैटर्न जो है वो कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है। तो ये सब चीज़ें पिक्चर से आपको याद आनी चाहिए, राइट। तो बात करेंगे हम टी की। तो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो हमने देखा था पहले एग्रीकल्चर के अलग अलग टाइप देखे थे, तो इसमें से ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, क्योंकि एक बहुत बड़े लैंड पे एक सिंगल क्रॉप को जब ग्रो किया जाता है तो उसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। इट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ब्यूरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। तो एक इंडिया में बहुत बड़ा ब्यूरेज क्रॉप है ये, इम्पोर्टेंट, और इसकी शुरुआत जो की थी तो वो ब्रिटिश लोगों ने की थी इंडिया में। इट रिक्वायर्स डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल। जहाँ तक हम सॉइल की बात करते हैं तो इसको बहुत फर्टाइल और डीप ड्रेन सॉइल चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। और जब इस सॉइल पे क्या हो, रेनफॉल हो, तो ये मतलब वाटर को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, मतलब इसको प्रॉपरली ड्रेन भी हो जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे वेल ड्रेन सॉइल बोला गया है। टी बुशेस रिक्वायर्स वार्म एंड मोस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। तो देखो जहाँ पे टी के गार्डन्स होते हैं, टी बुशेस होते हैं, तो साल भर इसके लिए जो मतलब क्लाइमेट चाहिए वो वार्म और मॉइस्ट चाहिए। तो ये माउंटेन हिली वाले एरिया में ये क्लाइमेट देखने को मिलता है आपको, वहीं पे इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, और देखो इंटेंशनली यहाँ पे हम बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज को डिप्लॉय नहीं कर सकते, और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम लेबर की बात करते तो ये लेबर मतलब सस्ते भी होने चाहिए और बहुत अच्छे स्किल लेबर भी होने चाहिए, राइट। तो ये फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। मोस्ट इंटेंसिव लेबर इंडस्ट्री होने के कारण यहाँ पे मैक्सिमम लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और मैक्सिमम लेबर को अगर डिप्लॉय करना है तो आपको वो सस्ते भी आने चाहिए, मतलब इनको जो वेजेस देंगे हम, वो बहुत ज़्यादा वेजेस वाले अगर लेबर रखोगे आप तो ये अफोर्डेबल नहीं होगा। और लेकिन जो लेबर चाहिए वो स्किल लेबर चाहिए, प्रॉपर स्किल होना चाहिए उनमें। टी इज प्रोसेस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। और देखो इस टी कल्टीवेशन की एक खास प्रॉपर्टी है कि इसको इसी के गार्डन में जहाँ पे इसको मतलब कल्टीवेट किया जाता है वहीं पे इसको क्या किया जाता है, प्रोसेस भी किया जाता है। क्योंकि इसको अगर वहाँ से मतलब दूसरी जगह पे लेके जाए और बाद में इसको प्रोसेस करे तो उसमें जो एक फ्रेशनेस होता है या उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जा सकता है। तो एक वैसे ही सराउंडिंग में इसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है जहाँ पे टी गार्डन है। जैसे ये बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे टी को कल्टीवेट किया जाता है, इस क्रॉप को लिया जाता है, तो आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। हिल्स ऑफ दार्जिलिंग ये नॉर्थ वेस्ट बंगाल का पोर्शन है, राइट। कंचनजंगा का साउथ वाला पोर्शन, दार्जिलिंग बहुत बड़ा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। तो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे भी टी को ग्रो किया जाता है। तमिलनाडु एंड केरला एज वेल एज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा। सो दीज आर द प्रोमिनेंट स्टेट्स वेयर द टी इज ग्रोन। ओके, यहाँ पे टी को ग्रो किया जाता है। अगर 2014 की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था
2014 की रिपोर्ट बता दी हमें। तो ये टी के जो फैक्ट्स है ये याद रखना है आपको। बात करेंगे कॉफ़ी के, पिक्चर में देख रहे हो आपको यहाँ पे कॉफ़ी की बीन्स देखने को मिल रही है। तो कॉफ़ी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, हो सकता है कि इस साल भी पूछ ले। इन 2014 इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसके 3.5% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया ने 2014 में किया था। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। तो हमारी इंडियन कॉफ़ी का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, पूरे वर्ल्ड में ये अपने क्वालिटी के लिए क्या पहचानी जाती है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमेन। तो इंडिया में यमेन से एक वैरायटी को लाया गया था और उस वैरायटी का नाम क्या है, अरेबिका कॉफ़ी की वैरायटी है और इसको हमारे इंडिया में तब से प्रोड्यूस किया जा रहा है। दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस वेराइटी की जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदान हिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कॉफ़ी को शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के दौर में कहाँ पे कल्टीवेट किया गया था, तो बाबा बुदान हिल्स। इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। देखो साउथ इंडिया में इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कॉफ़ी। सो लेट्स सी द होमवर्क फॉर यू। मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है तो इसका आप स्निप ले लीजिए, राइट। सो शुरुआत के जो क्वेश्चंस है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 तक जो क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक जो क्वेश्चंस है, 19 तक जो क्वेश्चंस है, 17, 18 एंड 19 वो 3 मार्क्स के लिए, और बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, राइट। तो आप लोग इसका स्निप ले लीजिए और इसको सॉल्व करना है। आई होप कि इस लेक्चर में आपने इंडिया के मेजर क्रॉप्स को अच्छी तरह से समझा हो। उसके बाद में हमने फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रीन, जो अदर देन ग्रीन फूड क्रॉप है उसको भी हमने समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हॉर्टिकल्चर को देखेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video. See you in the next video.